हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग हमारा एसएसटी का इतिहास जो पार्ट चल रहा था उसका 5th चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, 5th चैप्टर हमारा था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इस चैप्टर के दौरान हमने कुछ टॉपिक्स है जो हमारे लास्ट क्लास थी हमारे, उसमें पढ़ लिए थे हमने। एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। तो हमने पढ़ लिया था कि ये जो हमारा चैप्टर 5th है इसमें बताया गया कि कुछ लोग शासक जो थे वो कैसे बने थे इसके बारे में। ठीक है, जैसे आज हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, तो हम अपने जो नेता है, जो लीडर होते हैं, उनका चुनाव हम खुद करते हैं। ठीक है, लोग खुद करते हैं, किसके द्वारा? वोट दे के। लेकिन उस समय में पहले के समय में लोग जो थे वो लीडर या नेता या शासक जो थे वो कैसे बनते थे, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि समाज में कौन कौन से वर्ण व्यवस्थाएं थी, किस तरह की 3 प्रकार के जो वर्ण थे, चार प्रकार के, वो हमने पढ़े थे। ठीक है, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखो, सबसे जो वर्ग जो अलग अलग वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसमें जो सबसे उच्च वर्ग जो किसे माना जाता था? पुरोहितों को, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, इसके बाद में ब्राह्मणों के बाद में कौन आते थे? क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय के बाद में कौन आते थे? कृषिक, व्यापारी जो वर्ग होते थे। ठीक है, ये वर्ग आते थे। इस पे वैश्य भी जिसे कह सकते थे। इसके अलावा लास्ट सबसे आखिर में सबसे नीची जाति के जो माने जाते थे वो शूद्र माने जाते थे। ठीक है, जिनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बहुत खराब थी। तो पुरोहित जो थे सभी वर्णों का जो निर्धारण उनके अनुसार किया गया कि जो निर्धारण कैसे किया उन्होंने कि जन्म के आधार पर। ठीक है, कि वर्ण का निर्धारण कैसे होता है? जन्म के आधार पर होता है पुरोहितों के अनुसार। उदाहरण के तौर पे ब्राह्मण माता पिता की संतान भी क्या होगी? ब्राह्मण होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, ठीक है, ये सब क्या थे? शामिल थे। साथ इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों को क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था, और इन्हें किसी तरह के यज्ञ का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, अनुष्ठान का, पूजा पाठ का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ ये दास बन सकते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच उचित भेदभाव जो है उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग क्या चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार क्या हो? सबका हो। कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की, और उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा कम थी। कई जगह कम भी थी और कई जगह ये छुआछूत बहुत ज़्यादा था। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित, मतलब जहाँ पुरोहितों का, ब्राह्मणों का प्रभाव ज़्यादा था वहाँ ये छुआछूत ज़्यादा था। अब हम बात करते हैं जनपद के बारे में। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लग गए थे। ठीक है, जो महायज्ञ करते थे वो राजा अब जन के राजा नहीं, सिर्फ जनपदों के राजा माने जाने लगते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें एक आपको मानचित्र दिया गया है बुक में, जिसमें कुछ जनपदों के बारे में बताया गया है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें से क्या है? प्रमुख है। ये जनपद है जो खुदाई के दौरान इनके अवशेष मिले हैं, पता चला है इनके बारे में। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें क्या करते थे? उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें से कुछ धूसर और कुछ क्या होते थे? लाल रंग के होते थे। कुछ धूसर होते थे और कुछ होते थे लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें क्या कहा? चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, कुछ विशेष भी मिले, चित्रित मतलब जिन पे चित्रों का भी अंकन था। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाते, बर्तनों पर क्या की गई थी? चित्रकारी की गई थी। आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई थी।
अब हम बात करते हैं महाजनपद। ठीक है, वो बात की थी हमने जनपद के बारे में। अब महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे आपके मानचित्र में बताए गए हैं कुछ महाजनपद। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी क्या होती थी? एक होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि की। कुछ लोगों ने राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया, और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अब क्या दिखाना चाहते थे? अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में प्राप्त होता था। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में हम सिक्कों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कर के बारे में, जो कर लिए जाते थे। महाजनपदों के जो राजा थे वो विशाल क्या करते थे? क्या बनवाते थे? किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की क्या होती थी? आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा क्या करते थे? लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना होकर नियमित रूप से कर वसूलने लग गए थे, क्योंकि इतने संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो इतनी सेना रखने लग गए थे बहुत ज़्यादा, तो नियमित जो कर्मचारी रखने लग गए थे तो उन्हें वेतन भी देना होता है। तो इसके लिए सिर्फ उपहारों पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता था। इसके लिए क्या करना पड़ता था? जनता से कर वसूलने, प्रजा से कर वसूलने शुरू किए गए, टैक्स लेने शुरू किए। ठीक है, फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे। सबसे महत्वपूर्ण जो कर कौन से थे? जो फसलों पे लगाए गए थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा, ठीक है, 1/6, ठीक है, 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था कि जितनी भी फसल होगी उसका 1/6 भाग जो होगा वो राजा को देना होगा, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। देखो, कारीगरों पे भी कर थे, वो किस तरह से थे? श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि कोई भी बुनकर है, लोहार है, सुनार है, महीने में जो मतलब महीने में 30 दिन है तो 29 दिन तो खुद के लिए काम करेगा, और महीने में 1 दिन काम किसके लिए करेगा? वो राजा के लिए करेगा। ठीक है ना, 1 दिन की मेहनत किसके लिए करेगा? कर के रूप में दे देगा, मतलब 1 दिन की मेहनत राजा के लिए करेगा। पशुपालकों, जानवरों या उनके उत्पाद, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को भी सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। इसके अलावा आखेटकों, संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं होती थी वो देनी होती थी। ठीक है, इस तरह से करों का जो विधान किया गया था कि फसलों पे जो कर थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। 1/6 हिस्सा जो था वो कर के रूप में दिया जाता था राजा को, जिसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा कारीगर जो होते थे उन पे भी कर थे, मतलब उन्हें महीने का 1 दिन का जो परिश्रम है वो किसके लिए करना पड़ता था? राजा के लिए करना पड़ता था। और पशुपालक जानवर, उनको भी उत्पाद के रूप में कुछ देना पड़ता था कर के रूप में। इसके अलावा व्यापारी जो थे उन्हें भी सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को भी कर देना पड़ता था।
क्या मतलब जो वस्तुएं का वो जिन वस्तुओं का संग्रहण करते थे आखेटक, मतलब शिकारी जो शिकार करते थे वस्तु, उनमें से कुछ देना पड़ता था। ठीक है, जो भी उनके पास वस्तु जो उपलब्ध होती थी उसी में से उन्हें कुछ हिस्सा राजा को देना होता था कर के रूप में। अब आगे यदि हम देखें कि कृषि में क्या परिवर्तन हुए, तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लग गए थे। हल के जो फाल थे लोहे के बनने लग गए। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। जैसे बीजों से खेती होती थी उसकी बजाय अब क्या किया जाए, पौध तैयार करके उसके बाद वैसे खेती की जाने लग गई। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लग गई। कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन जो शूद्र वर्ण के जो होते थे, दास दासी जो होते थे, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, मतलब जो जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी, भूमि नहीं होती, तो दूसरों की ज़मीन पे वो क्या करते थे, मजदूरी करते थे। खेतीहर मजदूर कामगार वो क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, तो बच्चों आज ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका वैसे तो काफ़ी पार्ट है इस चैप्टर में, जो महाजनपदों के बारे में बताया गया है, जो 16 महाजनपद है हमारे, तो उसमें से जैसे मगध है, वज्जी है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है उनके बारे में आगे दिया हुआ है आपके चैप्टर में। बट ये आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो हमें ये अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। तो हम अभी उसी पे फोकस करेंगे जो हमारे सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इससे संबंधित जो भी बाकी प्रश्न उत्तर बचे हैं वो मैं आपको भेज दूंगी, तो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।